तस्करी शो है। पहली बात तो नेटफ्लिक्स का पहला शो है इस साल का। कस्टम ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तस्करी को दिखाएगा कि कस्टम ऑफिसर की पर्सनल लाइफ में क्या होता है। सबसे पहले तो वेलकम नंदिश जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद अस। थैंक यू अक्षय, थैंक यू। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इमरान हाशमी के साथ तस्कर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। आपके रोल एंड मूवी के बारे में बताइए। सी तस्करी शो है। पहली बात तो नेटफ्लिक्स का पहला शो है इस साल का, 2026 का। और नेटफ्लिक्स को अभी अभी 10 साल कंप्लीट हुए हैं। सो एवरीबडी इज़ एक्साइटेड फॉर दिस शो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोगों को कैसा लगेगा। एंड वी आर ऑल होपिंग एंड कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब लोग इस शो को अच्छे से रिसीव कर पाएँ। शो के बारे में जैसे कि नाम में है तस्करी, स्मगलिंग। तो इस बार पहली बार ऐसा कंटेंट बनाया है नीरज सर ने दैट जो कस्टम ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तस्करी को दिखाएगा। हमने तस्करी देखी है बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे शोज़ में कि वो होती है, बट कस्टम ऑफिसर्स को उसके सेंटर में रखते हुए ये पहली बार है कि कुछ बनाया गया है। तो आई एम श्योर कि लोगों को अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, क्योंकि हमारी भी जो अभी तक हमने जो बॉलीवुड में देखा है तस्करी, हमें एक अजय देवगन याद आते हैं जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वहाँ थोड़ा तस्करी का एंगल था, हाजी मस्तान के रोल्स। पर ये जो मैंने ट्रेलर देखा, ये डिफरेंट, पूरा पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट था, काफ़ी एक नया कॉन्सेप्ट टाइप लग रहा था। तो जब आपको ये अप्रोच किया गया, तब आपके दिमाग में क्या था, कब अप्रोच हुआ उस बारे में थोड़ा? जी, हमने लास्ट ईयर ये किया था, लास्ट ईयर शूट किया था 2025 में। 2025 के बिगनिंग में हमने थोड़ा बहुत शूट ख़त्म किया उस टाइम पे। और जब शो आया था तो तस्करी कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, उसका टाइटल इतना अच्छा है, प्लस एट द सेम टाइम जो जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया तो इट इंटरेस्टेड मी बिकॉज अब तक मैंने कोई भी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है जो यूनिफॉर्म्ड हो। ये पहली बार था कि मैं एक यूनिफॉर्म में एक कैरेक्टर प्ले करने वाला था। एंड इट्स ऑलवेज बिन वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि मुझे लगता है कि मुझे यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। मैंने कई बार इसके बारे में पहले भी बोला है बिकॉज मैं खुद एक मिलिट्री स्कूल से हूँ। आर्म फोर्सेस में मुझे जाना था। तो वो मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, हमेशा रहेगा कि मैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कुछ कर पाऊँ। एंड यूनिफॉर्म के लिए स्पेशली मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो जो यूनिफॉर्म्ड स्टाफ होता है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि मैं सिविल क्लोथ्स में दिखाई दे रहा हूँ। बट जितना भी मुझे मिला मौका, एक तो वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। सेकेंडली कैरेक्टर का आर्क बहुत अच्छा था एंड नीरज सर का नाम जुड़ा हुआ था, ब्रिलियंट कास्ट थी। सो इट वाज एन एंटायर पैकेज कि मुझे ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। व्हेन इट केम, आई इट जस्ट एक्साइटेड मी एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब आप ये किरदार प्ले कर रहे थे, तो इसके लिए आपको क्या कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी या नेचुरली आया? क्योंकि आप मिलिट्री स्कूल में हो, तो एक डिसिप्लिन और एक मिलिट्री स्टाइल आपको लिविंग पता थी, एंड जो एक कस्टम ऑफिसर होता है, कहीं हद तक सिमिलर होता है वो डिसिप्लिन। तो आपको जब ये कैरेक्टर प्ले करना था, तो इसमें आपने कुछ नई तैयारी की या आपको लगा कि नहीं, ये मुझे नेचुरली आया? सी मिलिट्री स्कूल से हूँ, लेकिन मिलिट्री एज इन आर्म फोर्सेस और कस्टम्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से है या वो मिलिट्री स्कूल से है तो कस्टम्स के बारे में पता होगा, बिकॉज इट्स एन कम्प्लीटली एंटायरली डिफरेंट फील्ड। वहाँ पर कैसे जो कॉन्ट्राबैंड आता है, जो लेके आ रहे हैं लोग, उनको कैसे स्पॉट करना है, उनकी प्रोफाइलिंग कैसे होनी है, आपको कैसे चेकिंग करनी है, किस पे शक है, किसको शक के दायरे से बाहर रखना है। फिर इन लाइन में जो एयरपोर्ट के नीचे जहाँ पे पूरा लगेज स्कैन होता है, वहाँ पे कैसे बैग्स को स्पॉट किया जाता है। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और जो हमारी नेशनल आर्म फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे हमको सेव करती हैं, और इनमें कोई सिमिलर नहीं है। आई थिंक द ओनली सिमिलैरिटी इज़ दैट यूनिफॉर्म है एंड डिसिप्लिन, द हार्ड वर्क। बिकॉज खतरा इधर भी है, खतरा उधर भी है। यहाँ पर भी जब देर आर चांसेस कि आपके ऊपर कुछ जान के ऊपर हो सके। व्हेन यू वॉच द सीरीज़ यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ और कितना डेंजरस हो सकता है। आपको वो सीरीज़ देखते वक्त पता चलेगा। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा अभी, लेकिन कैसे खतरा होता है कस्टम ऑफिसर्स की लाइफ को, प्लस उनकी जो जैसे कि हर इंसान की कोई भी अगर यूनिफॉर्म पहनता है तो सिर्फ उसका प्रोफेशन नहीं होता है, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो इस सीरीज़ के ज़रिए वो भी दिखाने की कोशिश की गई है कि एक कस्टम ऑफिसर की पर्सनल लाइफ में क्या होता है। ये सीरीज में आपने काफ़ी टाइम्स स्क्रीन शेयर किया है इमरान हाशमी सर के साथ। तो उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और क्या क्वालिटीज़ उनकी आपको अच्छी लगी जो आपने एज एन एक्टर अडॉप्ट की?
आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल. एक्टर तो वो अच्छे हैं ही, उनके गाने हम सब जानते हैं कि उनके गानों की चॉइस हमेशा से बहुत अच्छी रही है. अब वी ऑल हैव एटलीस्ट 1 or 2 फेवरेट सॉन्ग्स हमारी लिस्ट में जो इमरान हाशमी के मूवीज़ के सॉन्ग्स होंगे. एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. मतलब ही गेट्स इन टू द कैरेक्टर, gets out of the character very easily. उनका switch on switch off because of a lot of experience that he has over the years. But working with him, I think the most important thing that I would want to take back with me is his discipline. He is absolutely professional. वो जब सेट पे आते हैं तो it is only work. टाइम पे आते हैं हमेशा. He is well rehearsed with the scene. He knows his lines really well. He knows what is happening in the scene. अवेयर बहुत हैं वो, वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द सेट, ही इज़ एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ दैट. कई बार होता है कि हम लोग वी टेक इट लाइटली आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, वी से यार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. ही इज़ नॉट दैट पर्सन. ही इज़ एब्सोल्युटली ग्राउंडेड. ही नोज दैट एवरी प्रोजेक्ट ही हैज़ टू पुट इन द सेम काइंड ऑफ हार्ड वर्क. सो आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड टेक बैक विद मी. नंदिश, आपकी एक जर्नी रही काफ़ी इंटरेस्टिंग. आपने टीवी से शुरू करते हुए अब आप बॉलीवुड एंड ओटीटी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस ला रहे हैं. तो ये जर्नी आसान तो नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे लोग एक्टर बनने आते हैं, टीवी से शुरू करते हैं, पर बॉलीवुड तक का सफ़र नहीं तय कर पाते. तो ये आपके लिए जर्नी का पूरा जो स्ट्रगल पीरियड रहा है, जो भी मुश्किलें रही, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये जर्नी कैसे रही? यार पहले तो थैंक यू ये बोलने के लिए कि आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी और आप उससे कनेक्ट करते हैं. तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. बिकॉज अगर हम किसी की जर्नी से कनेक्ट करते हैं, अगर हमको लगता है कि ये इंसान की जर्नी अच्छी रही और वो हमको इंस्पायर करती है, सो दैट आई थिंक हाफ द योर अप्रिसिएशन, योर वैलिडेशन इज़ डन. कि हाँ, मुझे क्योंकि आपने बोला तो मुझे अच्छा लगा कि आप उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं. सी अक्षय, आई वुड से द स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क हर किसी को करना पड़ता है. इसमें देयर इज़ नथिंग दैट यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. हर इंसान करता है. बट और मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और मेरे से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले बहुत सारे एक्टर्स हैं. ऐसा नहीं हो कि मैंने कुछ अलग किया है. येस, आई एम प्रिपेयर्ड टू व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स, आई एम प्रिपेयर्ड. मैं बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ. वो कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए. बट आई वुड से लक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर भी प्ले करता है. आप किस टाइम पे सही वक्त पे सही जगह हैं कि नहीं हैं, वो भी बहुत मैटर करता है. एंड इट्स नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई थिंक फॉर पब्लिक फिगर्स, फॉर एक्टर्स और जिनको लोग जानते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हों, चाहे वो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, एनीबडी हु इज़ इन द पब्लिक आई, आई थिंक अ लॉट मैटर्स हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ आउटसाइड द सेट ऑल्सो. मैं एक्टर हूँ तो मैं उस सेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि सेट कैमरा के सामने आप क्या एक्ट कर रहे हैं. बहुत ज़रूरी है अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना. लोग आपके बारे, जैसे आपने बोला कि आप मेरी जर्नी से कनेक्ट करते हैं, आप मेरी पर्सनल जर्नी से कनेक्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि हर इंसान को के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है. आई एम नॉट सेइंग दैट प्लीज़ पीपल प्लीज़र बनना ज़रूरी नहीं है. बट एट द सेम टाइम हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ यू शो योर रियल सेल्फ टू पीपल, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बस लगे रहो यार, काम करते रहो. जो आ रहा है उसमें डोंट शाई अवे फ्रॉम एनी वर्क. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस लगे रहो. आप काफ़ी एक स्मार्ट एक्टर मुझे लगे आपकी चॉइसेस की वजह से. मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आजकल की ऑडियंस थोड़ी कंटेंट ड्रिवन हो गई है. एंड आप एक टाइम पे उत्तराखंड करते थे टीवी, बट आपने वो हिट शो था, फिर भी आपने उसको छोड़ा ना. वो कहा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एज फैक्टर आप नहीं चाहते थे, 40 वो आप बैठ नहीं रहा था. तो वो एक स्मार्ट चॉइसेस थी जो यहाँ तक लेके आए. तो एज एन एक्टर कितना इंपॉर्टेंट है टू मेक राइट चॉइस एट द राइट टाइम. कंटेंट कंज्यूमिंग, आप स्क्रिप्ट्स कैसे चूज करते हैं जब आपको पता है कि कंटेंट ड्रिवन ज़्यादा ऑडियंस पसंद कर रही है, तो स्क्रिप्ट चूजिंग कैसे करते हैं? एक बहुत ही ऑनेस्ट बात बोलूँ आपको, आई थिंक ये बोलना ज़रूरी है कि जब कोई इंसान अच्छा करता है या कोई इंसान एक मुकाम पर पहुंच जाता है तो हम उन्हीं की बात करते हैं. तो हमको क्या होता है, वी डोंट टॉक अबाउट पीपल हु वी फील आर नॉट सक्सेसफुल. ऑल्दो वो अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो मे बी सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं हैं या वो एक मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं. तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने गलत चॉइसेस किए हैं. मुझे लगता है कि इसमें ये कहना थोड़ा सा गलत होगा अगर मैं बोलूँगा कि मैंने चूज़ किया, मैंने ये डिसीजन लिया.
सब अपने आप होता है यार। मैं इस चीज़ का क्रेडिट कम्प्लीटली नहीं ले सकता। येस, वी डू मेक चॉइसेस, हम कई बार सही चॉइस है, कई बार गलत चॉइस करते हैं, हम प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करते हैं, हमको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेटर वर्क कर रही है तो हम कर लेते हैं। बट जब हम हाइंडसाइट में देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ यार ये चॉइस अच्छी थी। लेकिन जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट सर्वाइवल। आपको उस टाइम पे, अगर जैसे आपने बोला कि मैंने उत्तरन से मूव ऑन कर लिया, बिकॉज मे बी उस टाइम पे मैं थोड़ा सा सिक्योर था, मुझे लग रहा था कि ठीक है मैं इस टाइम पे अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, या मैं उत्तरन से मूव ऑन कर लूँ, या मैं टीवी से ब्रेक लेके थोड़ा सा फिल्म्स के लिए ट्राई कर लूँ, बिकॉज आई कुड अफोर्ड इट दैट टाइम, आई मेड सम मनी थ्रू टेलीविजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी चॉइस वही चॉइस होती अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता या मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं होती, तो वो चॉइस शायद बदल भी सकती थी। सो आई फील इट्स ग्रेट दैट आपको और लोगों को लगता है कि मेरी चॉइसेस अच्छी रही हैं। आई ट्राई एंड डू माई बेस्ट, बट लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक इट्स ऑल्सो वॉट इज़ कमिंग टू मी। लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे किस लाइट में देख रहे हैं, अगर मैं उनको दिख रहा हूँ कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं इस रोल के साथ जस्टिस कर सकता हूँ और वो मुझको वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चॉइस उनकी है, वो चॉइस मेरी नहीं है, कहीं हमेशा मेरी चॉइस नहीं है। अब मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, आपकी एक सीरीज आई थी अमेज़न पे, जुबली, बहुत ही हाईली IMDb रेटेड है, 7.5 या 7.6 की उसकी रेटिंग है। उसका पूरा एक्सपीरियंस बताइए। एंड इतनी अच्छी, जब आपके काम को रिकॉग्निशन मिलता है, क्योंकि IMDb बहुत सारे सीरीज के इतने अच्छे आते नहीं हैं, आपकी सीरीज का काम का सबसे बड़ा क्या कहते हैं ट्रेडमार्क वही है कि IMDb काफ़ी हाई था और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो वो पूरी सीरीज के बारे में बताइए, वो कैसे लगा? See, I think Jubilee is one of the most well-made series of India. विक्रमादित्य मोटवानी, we all know he's a brilliant director. उनकी स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज़ है वो बहुत ही अच्छा है, and the way he gets work out of his actors, वो पूरा जो वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, he is brilliant at that. And so जुबली आई थिंक हैज़ बिन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज जब जुबली मैंने किया वो कोविड के बाद था। कोविड के टाइम पे सबको इंडस्ट्री पूरी रुक गई थी, काम नहीं हो रहा था। सो अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी वाज देयर कि अब क्या होगा। उसके पहले मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, बट उसके बाद लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो हाउ टू डू अ कम बैक। एंड जुबली आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल एंड कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं उस इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाया, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद विक्रमादित्य मोटवानी। तो इट वाज जस्ट अ ब्लेसिंग, अ ब्रिलियंट कास्ट, अमेजिंग डायरेक्शन, एंड आई वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। बट मेरे लिए उस चीज़ ने वर्क बहुत किया, क्योंकि a lot of casting directors, a lot of directors जिनसे मैंने कभी बात नहीं की थी, बहुत सारे एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स जिनसे मेरा कभी मेरी ऐसे पर्सनली बातचीत नहीं हुई थी, they reached out to me and they called and messaged and said that you've done a good job. So I think वो that was a huge reassurance कि yes, I'm going on the right path. OTT की बात कर ही रहे हैं हम, तो मैं आपसे गूगली सवाल पूछना चाहूँगा। हंसल मेहता सर के साथ आपकी कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, हंसल सर के साथ कुछ कर रहा हूँ मैं, हो गया है हमारा शूट, लेकिन अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उसके बारे में। क्या जॉनरा है, किस टाइप का, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं बता पाऊँगा मैं, बट ऑल आई कैन से यस, हंसल सर के साथ काम करके मज़ा आया। ही इज़ अगेन वन ऑफ दोज ब्रिलियंट डायरेक्टर्स। जैसे आई बिन ब्लेस्ड कि मैंने कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और अभी नीरज सर के साथ तस्करी आ रहा है। सो दीज आर सम वन ऑफ द टॉप नॉच डायरेक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री जिनके साथ मैंने अब तक काम किया है, एंड आई जस्ट प्रे एंड होप कि ऐसे ही चलता रहे। कभी आपको ऐसा स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ा? क्योंकि मैंने सुना है टीवी के एक्टर्स जब बॉलीवुड में ट्राई करते हैं तो उनको एक ये इशू बहुत होता है कि टीवी के एक्टर्स को हम ट्राई नहीं करेंगे बॉलीवुड में, ये स्टीरियोटाइप। तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि नहीं, टीवी वालों को चांस नहीं मिलता, ऐसा कुछ? होता है ऐसा, आई थिंक सबके साथ होता है वो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑल्सो, एंड देयर इज़ नथिंग, आई वुडंट से कि इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात है। सबकी लाइफ में और करियर चॉइसेस में ब्लॉकेजेस आते हैं, एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीडियम।
बट आई एम हैप्पी कि वो जो गैप है वो अब ब्रिज हो रहा है OTT की वजह से. लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है एंड वी आर बिकमिंग मोर ओपन टू नॉट कैटेगराइजिंग एक्टर्स एज TV एक्टर्स, OTT एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स. As a society, as an industry, the entertainment industry, everybody is opening up more and accepting actors as actors. तो अगर कोई परफॉर्म अच्छा करता है और उसको अपने क्राफ्ट के और स्किल के बारे में नॉलेज है, उसने वर्क किया है, दे विल डेफिनेटली गेट अ चांस. ओटीटी के बारे में आपको क्या लगता है कितनी बड़ी ब्लेसिंग है फॉर एक्टर्स, क्योंकि चांस बहुत अच्छे मिलने लगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल रही हैं, आप अपने कैरेक्टर में ज़्यादा जा सकते हो क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्जर लेंथ ऑफ द फिल्म. तो वो ओटीटी के बारे में आप क्या सोचते हैं एंड हाउ ब्लेस्ड यू फील फॉर ओटीटी? I think it's a great time for any actor to be a part of the industry जब कि ये OTT जब से आया है. द रीज़न बीइंग बिकॉज पहले बहुत बड़ा गैप था फिल्म्स और TV और थिएटर में, बहुत ज़्यादा गैप था. जैसे कि आपने बोला कि TV एक्टर है तो उनको फिल्म तक पहुंचने के लिए ऐसा लगता था कि एक पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, अपना इंडस्ट्री TV छोड़ना पड़ेगा एंड तब वो जाके फिल्म्स के उस दायरे में आ सकते हैं. बट अब वैसा नहीं है. OTT के आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं हर एक के लिए, चाहे वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एवरी डिपार्टमेंट देयर सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज़. एंड एट द सेम टाइम आई फील वो एक बीच में ना जो फिल्म्स और TV के बीच का जो गैप था उसको ब्रिज करने के लिए OTT ने बहुत अच्छा काम किया है. एट द सेम टाइम मेंटेनिंग क्वालिटी और फ्रीडम भी है लोगों के पास जो उनको बनाना है. इट्स नॉट के आपका OTT कंटेंट है तो वो सेंसर बोर्ड से कुछ आपको डायरेक्शंस आएंगे कि इसमें ये कट करना है, आप ये सीन नहीं रख सकते, ऐसा नहीं बना सकते. सो द गुड थिंग इज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी इन द हैंड्स ऑफ द मेकर्स. अगर उनको कुछ दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं. एक्टर्स के पास उनका जो कैरेक्टर आर्क है उसको बिल्ड करने के लिए ज़्यादा टाइम है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है. सो यू कैन एक्चुअली मेक पीपल फॉल इन लव विद योर कैरेक्टर बिकॉज यू कैन ग्रेजुअली मेक योर कैरेक्टर आर्क. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबडी. ऐसा कौन सा आपका किरदार है जो आपको लगा आपने बहुत अच्छे से प्ले किया पर उतना रिकॉग्निशन लोगों की से उसे नहीं मिला? ऐसा कोई कैरेक्टर है आपने प्ले किया है? हर एक्टर के साथ ऐसा होता है कहीं ना कहीं, बहुत मेहनत करते हैं काम पे पर शायद उसका टेक आउट इतना नहीं आ पाता. आई थिंक जब प्रोजेक्ट अच्छा करता है ना तो सबको उसका फ़ायदा होता है. मुझे लगता है कि अभी जो ज़िद्दी गर्ल्स रिलीज़ हुआ था पिछले साल, ज़िद्दी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने रिसीव नहीं किया. तो लेकिन कैरेक्टर उसमें बहुत अच्छा था. आई वाज प्लेइंग अ प्रोफेसर इन दैट एंड हूएवर वॉच्ड दे सेड कि नंदिश हमको बहुत अच्छा लगा तुम्हारा जो किरदार था उसमें प्रोफेसर धर का. बट बहुत ज़्यादा लोगों ने वो सीरीज़ देखी नहीं. तो in fact I would request everybody to watch Ziddi Girls. It's on Amazon. Yeah, please watch it. And तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा कि उसको और थोड़ा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था because it's a beautiful concept, it's a beautiful story and some amazing actors that we got a chance to work with. नंदिश सिद्धू के लिए अब क्या बाकी है एज एन एक्टर? क्या कुछ बाकी है, क्या कुछ प्ले करना चाहेंगे? कुछ ऐसा है इंटेंस जो कुछ प्ले करना चाहेंगे, ऐसा कोई कैरेक्टर? यार बाकी तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने सब कर लिया, अभी तो शुरुआत है. क्या नेक्स्ट आप क्या प्ले करना चाहेंगे कि मुझे ऐसा कुछ प्ले करना है? बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी. बट मैं बस ये चाहूँगा कि मैं ऐसी स्टोरीज़ का पार्ट बनूँ जो मीनिंगफुल हो. कैरेक्टर कोई भी हो, स्टोरी शुड बी मीनिंगफुल, कुछ मैसेज हो स्टोरी में और हमारी सोसाइटी को चेंज करने का या सोसाइटी में एक थॉट प्रोसेस को इवोक करने का उसमें ताकत हो. तो आई एम ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स. आपने बहुत सारे बड़े स्टार्स के साथ और भी मूवीज की है, सुपर 30 आपने की है, दबंग 2 आपने की है. तो मैं इन दोनों स्टार्स के बारे में जानना चाहूँगा, अगर आपका समय कुछ या इंटरेक्शन, आपने क्या सीखा या क्या देखा उनमें ऑब्जर्व किया जो उन्हें उस शिखर तक ले गया? ऋतिक रोशन एंड सलमान खान. यार everybody, I feel every star has the most common thing in every star is that they're hardworking. वो हार नहीं मानते हैं. And this is not only for stars, this is for in general in life. अगर आपके अंदर ताकत है गिर के उठने की तो you will reach where you want to reach. So I think this is one common thing that everybody who has reached the top has it in them. आजकल के एक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स नहीं रहना पड़ता, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है एंड आपके 2 मिलियन के अराउंड फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पे. तो वो मैनेज करना कितना मुश्किल या कितना आसान है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इट्स वेरी इजी, जस्ट बी रियल. अगर इफ़ यू ट्राइंग टू बी समबडी ऑन सोशल मीडिया जो आप नहीं हैं और आप एक्स्ट्रा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आपको कंटेंट डालना है, कुछ बनाना है, आपको एक वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है। बट इफ़ यू आर रियल ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक लोगों का प्यार ज़्यादा मिलता है और लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते सोशल हैं। मीडिया ट्रोलिंग के बारे में कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका ऐसे? बहुत बार रहा है, बहुत मैं देखता ही नहीं हूँ। देखते नहीं, ट्रोल्स को आप बिल्कुल वॉश आउट कर देते थे। इग्नोर कर दो, वही अच्छा है। अगर एक बिना चेहरों वाले कमेंट्स को क्यों तवज्जो देना, उनको इग्नोर कर दो, जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ो। बट कभी इफेक्ट किया है ऐसे कि कोई कमेंट काम के बारे में तो ज्यादातर नहीं होते, यहाँ रैंडम इस तरह के ही ट्रोल होते हैं, तो कभी इफेक्ट किया है कोई कमेंट की? लोग बिल्कुल ऐसे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सामने कोई फेस टू फेस बोल दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोशल मीडिया के कमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा। नंदिश, आप एक एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, अगर आज के नंदिश अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देते तो क्या एडवाइस दोगे? आई थिंक द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव माई यंगर सेल्फ इज के स्ट्रेस कम लेना। लाइफ में सब इवेंचुअली ठीक हो जाता है। द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग इन योर फेवर। साइंस को रीड करो और बढ़ते चलो, खुश रहो, स्ट्रेस कम लो। जब मैं थोड़ा यंगर था तो आई यूज टू मे बी स्ट्रेस आउट अ लिटिल बिट मोर, वो नहीं लेना चाहिए। मस्त रहो लाइफ में। फाइनली आखिरी सवाल मेरा, तस्करी के बारे में लोगों से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे टू द ऑडियंस? आई वुड वॉन्ट टू से कि प्लीज़ तस्करी देखिए। ये पहला शो है इंडिया का जिसमें कस्टम ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मगलिंग के बारे में दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स का इस साल का पहला रिलीज़ है, पहली रिलीज़ 2026 की। सो प्लीज़ वॉच इट। आप सबका फीडबैक का हम लोग वेट कर रहे हैं और एयरपोर्ट पे थोड़ा सावधान रहिए। थैंक यू नंदिश जी, इट वाज लविंग हैविंग कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू।